चलो मैं ये स्टार्ट करता हूँ। और हम लोग पढ़ने लगे हैं IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। और सबसे पहले तो बोरिंग कॉस्ट कहते हैं किसको है। तो ये सीधी सी लाइक कि इसकी एग्जांपल है एक, जो आप लोग देखोगे, और वो है इंटरेस्ट। अब ये कोई स्पेशल किस्म की इंटरेस्ट है, तो देखते हैं कि ये कौन से वाले इंटरेस्ट के बारे में ये स्टैंडर्ड हमें पढ़ा रहा है। ये कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करो। अब हम वैसे तो जनरली इंटरेस्ट को लेके जाते हैं किधर, P&L में। फाइनेंस कॉस्ट हमने पढ़ा है। अब ये कह रहे हैं कि इस फाइनेंस कॉस्ट को तुम लोग एसेट की जो कॉस्ट है उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है उसमें तुम लोग इस बोरोइंग कॉस्ट को ऐड करोगे, कैपिटलाइज करोगे। वो कह रहे हैं कि भाई इसको P&L में नहीं लेके जाओ, इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करो। अब क्यों, ऐसा क्यों कहा है इसने, और कौन से वाले सूद को कहा है? क्या हर किस्म का सूद हम एसेट की कॉस्ट में लेके जाएंगे? तो आंसर इज नो, हर किस्म के सूद को नहीं लेके जाएंगे। अब इसने किस सूद का कहा है? इसने उस बोरोइंग कॉस्ट का कहा है, उस लोन की बोरोइंग कॉस्ट को कहा है, उस इंटरेस्ट को कहा है जो लोन हमने एक्वायर किया हुआ हो स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। हमने एक्चुअली एसेट की कंस्ट्रक्शन करनी थी, पैसे नहीं थे। तो हम लोगों ने क्या किया, उस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन निकलवा लिया। तो वो लोन क्यों निकलवाया? कंस्ट्रक्शन की खातिर। तो उसका जो खर्चा है वो भी इसी की खातिर अराइज हुआ है। तो ये इससे रिलेट कर रहा है। सही हो गया। तो इसीलिए उस एसेट की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में, उस एसेट की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में हम इस सूद को ऐड करते हैं। बात समझ आई है? इसको कहते हैं बोरिंग कॉस्ट। सही है, IAS 23 ने ये बताया। अब इसने ये जो ये कैपिटलाइजेशन वाला सीन बताया ना, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स में ही आ सकता है। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन से ये पता लग रहा है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स IAS 16 में हमने पढ़े थे कि उनकी इनिशियल वैल्यू में आता है जैसे कि ज़मीन खरीदी हो अगर, हमने फिर बिल्डिंग बनाई है तो मटेरियल, फिर कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये तो सारे पैसे हमने लगा दिए लोन लेके। क्या सिर्फ ये खर्चा आया है? नहीं, वो लोन लेने की वजह से एक और कॉस्ट भी आई है। IAS 23 ने जो कहा है, तो ये होगी एसेट की टोटल कॉस्ट। सही है, ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स में सिर्फ कैपिटलाइज हो सकती है, और वो भी हर एसेट पे नहीं, जो क्वालिफाइंग एसेट है। अभी क्वालिफाइंग एसेट कौन सा हो सकता है? जो ले सब्सटेंशियल टाइम। और सब्सटेंशियल टाइम किसको कहते हैं? तैयार होने में सब्सटेंशियल टाइम ले वो। सब्सटेंशियल टाइम वैसे ही बताया गया है कि भाई एटलीस्ट 12 मंथ्स एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कंस्ट्रक्शन में टाइम ले, एटलीस्ट 12 मंथ्स। तो बोरोइंग कॉस्ट सिर्फ कैपिटलाइज हो सकती है क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में, बस। तो
IAS 23 की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। IAS 23 ने क्या बताया बोरिंग कॉस्ट के बारे में। IAS 23 कहते हैं कि भाई हम लोगों ने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। सही है, कैपिटलाइज करना है। सबसे पहले इसने ये कहा है कि भाई कैपिटलाइज करो। कहाँ जाकर उसको ऐड करो? एज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। एज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। बोरिंग कॉस्ट खुद नॉन करंट एसेट नहीं है, ये पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट है। एज पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। ओके। अच्छा, ये भी हर एसेट में नहीं, जो कम से कम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है। सही है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता था, क्वालिफाइंग एसेट जो होता है। कौन सा एसेट क्वालिफाइंग करेगा? जो 12 महीने तकरीबन तकरीबन ले ले। ये लाजिम नहीं है कि 12 महीने ले। क्वालिफाइंग एसेट। ओके। सबसे पहले तो ये याद रखना कि भाई कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब से होगी। कमेंसमेंट किस महीने से, किस साल से? तो कमेंसमेंट के लिए कैपिटलाइजेशन किस महीने से कितने महीने तक कैपिटलाइज होगी, उसके बाद नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि जब तीन चीज़ें हों, कंडीशंस हैं। नंबर वन, के कंस्ट्रक्शन के लिए का जो खर्चा है ना, वो खर्चा आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया। एक्सपेंस इज इनकर्ड। सही हो गया। दूसरी शर्त ये है कि बोरोइंग कॉस्ट भी अराइज होना शुरू हो गई हो। क्या मतलब? कि भाई लोन निकलवा लिया हो। अब मैं कहता हूं कि आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है जनवरी में, बट आपने लोन निकलवाया है मार्च में, तो सूद कब से अराइज होना स्टार्ट हुआ है? मार्च से। तो वो सूद भी कब कैपिटलाइज होगा फिर? मार्च से, क्योंकि मार्च से पहले तो सूद था ही नहीं। तो हम सूद क्यों कैपिटलाइज करें मार्च से पहले? और तीसरा क्या शर्त है कि खर्चा अगर नहीं हुआ, अक्सर खर्चा नहीं होता बट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो एक्टिविटीज कम से कम स्टार्ट हो गई हैं। जैसे आप लोगों ने फ़ोन कॉल वगैरह पे जन प्रोफेशनल्स के साथ गुफ्तगू स्टार्ट कर दी है, या हुकूमत से इजाज़तें लेना स्टार्ट कर दी हैं कंस्ट्रक्शन की, तो एक्टिविटीज़ स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन की। ये वो नोट्स में सारा लिखा हुआ, डिटेल में फिर देख लेना। और कब तक हम लोग कैपिटलाइज करेंगे? कब ये सीज होगा कैपिटलाइजेशन? केस के बाद बस कैपिटलाइज नहीं करना, सारी जो ज़रूरी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई। ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई। अच्छा, तब भी आप लोगों ने सीज रखनी है, कैपिटलाइज नहीं करनी। अगर डिले हो गया कंस्ट्रक्शन में, डिले मतलब कि बीच में ब्रेक लग गई है, वो जो ब्रेक वाले महीने होंगे ना, उसमें भी कैपिटलाइज नहीं करनी। बेशक सूद अराइज हो रहा होगा, बेशक बैंक हमसे सूद ले रहा होगा, ये नहीं कि बैंक हमें छोड़ देगा। बैंक के साथ तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जब तक हम लोन वापस नहीं करेंगे हम सूद देते रहेंगे। उनका क्या लेने देना कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ब्रेक लग गई है और ज़्यादा टाइम के लिए ब्रेक लगी है, जैसे कि कोई इंडस्ट्री में स्ट्राइक चल रही है, कि 3 4 5 महीने से स्ट्राइक चल रही है और वो नहीं हो रही कंस्ट्रक्शन, तो उन 3 4 महीनों का सूद जो है वो P&L में जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन की गलती नहीं है। और इसी तरह अगर टेम्परेरी ब्रेक आती है, जैसे कि ईद की छुट्टियां आ गई और 5 7 दिन ब्रेक हो गई, तो इसमें सीज करने की जरूरत नहीं है। आप कैपिटलाइज ही रखो उन महीनों में भी। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देखते हैं अब। और 3 तरह के केसेस आ सकते हैं आप लोगों के सामने। केस नंबर पहला जो है, मतलब 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल जुबान।
पहला केस ये, फॉर एग्जांपल हम लोगों को एक एसेट कंस्ट्रक्ट करना था। मैं कहता हूँ कि एसेट के लिए चाहिए हमें 100 मिलियन, और हम लोगों ने निकलवा लिया बैंक लोन 100 मिलियन, और इस पे 10% सूद है। अब ये हमने डायरेक्ट लोन निकलवाया इस एसिड की कंस्ट्रक्शन के लिए, सही हो गया, कंस्ट्रक्शन के लिए। अब तो ये केस क्या हो गया कि स्पेसिफिकली हमने लोन एक्वायर किया टू फाइनेंस अ स्पेसिफिक एसेट। सही हो गया। तो अब एसेट की कॉस्ट जो है, जो कैपिटलाइज होगी 100 मिलियन के साथ साथ सूद भी आएगा। तो वो कितना, तो देखते हैं। अब मैं कहता हूं कि ये कंस्ट्रक्शन, नहीं, मैं कहता हूं कि हमने बैंक लोन एक्वायर किया, हमारा ईयर है जनवरी से दिसंबर। हम लोगों ने बैंक लोन एक्वायर किया 1 जनवरी को, और कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई 1 मार्च से स्टार्ट हुई। सही है, यहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, तीसरा महीना। सही हो गया। तो मैं कहता हूं कि ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है, और कंस्ट्रक्शन सीज हो गई, खत्म हो गई 30 नवंबर को, इसी साल के। सही है, 30 नवंबर। अब मुझे बताओ कि कितना कैपिटलाइज होगा। तो याद रखना कि मैंने ऊपर कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया बताया था कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो तब से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई है। बेशक बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना यहीं से स्टार्ट, बैंक वाले हमसे जनवरी और फरवरी का भी सूद मांगेंगे। तो 100 मिलियन पे 10% वो हमसे सूद मांगेंगे सालाना। 10 मिलियन, 100 मिलियन पे 10% सालाना 10 मिलियन वो मांगेंगे। बट जनवरी और फरवरी का किधर जाएगा, P&L में। उसके बाद वाला कैपिटलाइज होगा 10 मिलियन सालाना सूद, उसमें से कंस्ट्रक्शन के जो मंथ्स है वो कैपिटलाइज होगा। अब कंस्ट्रक्शन के मंथ्स कितने हैं, 9 मंथ्स। 1 मार्च से नवंबर 30th, 9 मंथ्स। तो 10 मिलियन एनुअल सूद, 2 महीने का P&L, 9 मंथ्स का कैपिटलाइज। 9 मंथ्स का बनता है 7.5 मिलियन। अच्छा, केस 1 हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और इसका एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन, ताकि केस थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। 1 जनवरी X5 को हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, और सुपर मार्केट हम लोग बना रहे हैं, और इसमें इसकी लाइफ 40 ईयर्स होगी। ओके, नो इशू। इट परचेज्ड साइट, तो ज़मीन हम लोगों ने ली है 25 मिलियन की। सही हो गया। और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे जो खर्चा लगा है वो 9 मिलियन का लगा। उसके बाद फिक्सर एंड फिटिंग्स मेंशन किए हुए हैं, वो 6 मिलियन के थे। तो ये तो 34 और 6, ये तो 40 हो गया। 40 मिलियन की तो एसेट है। अब देखते हैं ज़रा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर मार्केट वॉज कम्प्लीटेड ऑन 30th September X5। 1 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ है, और कब ख़त्म हो गया था, 30th September X5 में। और फिर ये ब्रॉड इनटू यूज अगले साल। तो डेप्रिसिएशन इस साल नहीं आएगी, तो डेप्रिसिएशन की हम बात भी नहीं कर रहे। हम लोग ये देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है जनवरी में, और ख़त्म कब हुई है, सितंबर में।
तो बनते तो 9 मंथ्स हैं कंस्ट्रक्शन के। अब सिर्फ 9 मंथ्स का ही सूद कैपिटलाइज होगा एसिड के साथ, तो एसिड की वैल्यू पता लग जाएगी। सही हो गया, 9 मंथ्स का सूद हमने निकालना है। अब कितना सूद है देखते हैं। हम लोगों ने बोरो किए 40 मिलियंस। ओके, 40 मिलियन ही चाहिए थे हमें कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब इस कंस्ट्रक्शन के साथ स्पेसिफिक है, तो केस 1 बनता है ये। सही है, केस 1 बनता है। और लोन पे 10% सूद था, तो 1 जनवरी को ही हमने निकलवाया है ना। और रिपेमेंट कब होगी? अगले सालों में, अगले साल होगी, इस साल नहीं। तो इस पूरे साल वो सूद हमारे पास ही है। हमने सूद निकलवाया है जनवरी को, और वो अगले साल के कहीं जाके जून होगा। तो इस साल के दिसंबर में वो जो बैंक लोन था ना, वो जो बैंक लोन था वो हमारे पास ही होगा। सही है। तो पूरे 12 महीने का मैं जो बैंक लोन है उसका हिसाब बताता हूँ। 40 मिलियन बैंक लोन था, उस पर 10% वो हमसे सूद लेंगे सालाना, जो कि 4 मिलियन बनता है। टोटल एनुअल 4 मिलियन बनता है। उसमें से 9 मंथ का कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। इसको मैं 4 मिलियन कर देता हूँ। सही है, 4 मिलियन कर देता हूँ इसको मैं। 4 मिलियन सूद है सालाना, उसमें से 9 मंथ्स का डिवाइडेड बाई 12 × 9 मंथ्स का कैपिटलाइज, और बाकी का 4 मिलियन 12 मंथ्स का सूद है। उसमें से 3 मंथ्स सितंबर के बाद वाले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो वो चला जाएगा P&L में। सही है, ये नोट्स में दिया हुआ है। और ये कैप्लन की जो किताब है उसका टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 7 था। तो देखो 9 मंथ्स का कैपिटलाइज, उस 40 मिलियन 9 है वो कैपिटलाइज, तो एसेट कितना हो जाएगा क्लोजिंग। अब डेप्रिशिएट कब से शुरू होगा? 40 ईयर्स लाइफ है इसकी, ये अगले साल की जनवरी से। उसने बताया है कमर्शियल जो इसकी प्रोडक्शन है वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी। तो 40 लाइफ है, जो कि डेप्रिसिएशन अगले साल से स्टार्ट होगी। इस साल ईयर एंड पे ये 3 इनका जाएगा। सही हो गया। तो ये केस 1 की एग्जांपल थी, केस 1 खत्म। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट का केस नंबर 2 करते हैं। और केस नंबर 2 ये है कि भाई देखो, कॉमन सेंस है ना, और ज्यादातर यही इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, मैं बता रहा हूँ, यही ज्यादातर एग्जाम्पलें देखोगे आप लोग। तो वैसे कॉमन सेंस की मैं एक बात बता रहा था कि यार देखो, कंस्ट्रक्शन जब होती है तो क्या सारे के सारे पैसे पहले दिन ही चाहिए होते हैं? नहीं, कंस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है, तो पैसा भी वैसे वैसे चाहिए होता है। तो हमने बैंक लोन तो सारे का सारा निकलवा लिया, कि क्या पता बाद में बैंक पैसे ना दे, तो हमने सारे का सारा पैसा निकलवा लिया फॉर एग्जाम्पल। बट वो क्या सारे फंड्स हमें जिस दिन हमने निकलवाए हैं उसी दिन चाहिए थे? फॉर एग्जाम्पल जनवरी में हमने पैसे निकलवा लिए, बट क्या सारे पैसे हमें जनवरी में, क्या पहले दिन ही हमें कंस्ट्रक्शन के लिए सारे पैसे चाहिए होते हैं? नहीं। तो नॉट ऑल फंड्स आर रिक्वायर्ड इमीजिएटली। तो फिर हम क्या करते हैं? अब बैंक से तो हमने लोन तो लेना था इकट्ठा, तो हमने उसको क्या किया, और जो एक्स्ट्रा पैसे हमने शुरू में ले लिए उनसे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होते कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको हम लोग कर देते हैं क्या, टेम्पररी इन्वेस्ट। तो याद रखना। अच्छा, ये हम करते भी क्यों हैं, टेम्पररी इन्वेस्ट क्यों करते हैं हम लोग? टेम्पररी जब तक पैसे नहीं चाहिए होते हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ताकि जो सूद हम लोगों ने पे करना है ना, जो सूद प्रेजेंट वो जिधर मर्जी हो, P&L में हो या SFP में हो, बात ये आ रही है कि ये जो खर्चा हमने बैंक वालों को देना है ना, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। कि भाई अब सारे पैसे चाहिए थे नहीं, हमने निकलवा लिए हैं, तो अब क्या कोई हल तो निकाले ना इसका। तो वो हल क्या है कि भाई हम लोग इसको टेम्पररी इन्वेस्ट कर दें। तो हम लोगों ने कर दिया। हम लोगों ने इसको जनवरी से मई तक के लिए 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया। सही हो गया।
और कितना इन्वेस्ट किया, निकलवाया 50 मिलियन था, हमने इन्वेस्ट सिर्फ 10 मिलियन किया। याद रखना, जब हम शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है वो सूद हमें कम देते हैं। बोरिंग का रेट वैसे भी ज़्यादा होता है, इन्वेस्टिंग का रेट कम होता है। इसी तरह बैंक्स वगैरह अर्न करके ऑपरेट कर रहे होते हैं प्रॉफिटेबली। सही है। तो हमने बैंक लोन निकलवाया है 50 मिलियन, और वो टेम्परेरी नहीं चाहिए था, हमने 5 महीनों के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अब देखते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है मार्च में। सही है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है मार्च में। छोड़ो इसे, इधर ही करता हूँ। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है मार्च में, तो मार्च से पहले ही हमने लोन निकलवाया था, तो उस वक्त का सूद, जनवरी और फरवरी का सूद किधर जाएगा, P&L में। कितना, 50 मिलियन का 5% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, वो किधर चला जाएगा, P&L में। फिर मार्च से आगे कब तक, अक्टूबर तक कितने महीने बनते हैं, 8 महीने। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा क्या, कैपिटलाइज। एसिड की जितनी कॉस्ट होगी उसमें जाके कैपिटलाइज हो जाएगा 8 महीना। अच्छा, तो पिछले वाला रूल ही हो गया। अब इस इनकम का क्या करें, ये जो इनकम आएगी 5 महीने, 10 मिलियन पे 2%, 5 महीनों के जो मिलेंगे उसका क्या करेंगे। तो वो जो 5 महीने हैं, पहले ये देखो वो किस किस पीरियड में फॉल कर रहे हैं, क्या नॉन कैपिटलाइजेशन पीरियड में या कैपिटलाइजेशन वाले मंथ्स में। तो इसका आंसर है दोनों में। पहले 2 महीने की इनकम इधर इस टेन्योर में फॉल कर रही है, अगले 3 महीने मार्च अप्रैल मई, मई में हमने वो इन्वेस्टमेंट वापस ले ली थी 10 मिलियन, तो मई तक 3 महीने वो यहाँ फॉल कर रही है। तो जो इधर फॉल कर रही है उसको P&L वाले बोरोइंग कॉस्ट के साथ, ये जो बोरोइंग कॉस्ट होगी इसके साथ नेट ऑफ करोगे। जो 2 महीने की होगी, देखो 10 मिलियन इंटू 2% इंटू 2/12, यहाँ से इस बोरोइंग कॉस्ट में करोगे। मैंने क्या बताया था, हमने क्यों इन्वेस्ट किया है, ताकि ये जो खर्चा हमने करना है, बैंक वालों को जो पैसे देने हैं उसमें कमी आए। तो प्रेजेंटेशन में भी कमी करो। सही है, जहां जहां प्रेजेंट कर रहे हो वहां जाके कम करो। और यहाँ पे कितना आएगा, 3 महीनों का। बस 2 महीने इधर से नेट ऑफ, 3 महीनों का जो कैपिटलाइज होना है मार्च से अक्टूबर वाला, इनकम 3 महीने इस पीरियड में आई, वो कैपिटलाइजेशन वाली कॉस्ट से नेट ऑफ कर दो। ये था केस 2। अच्छा, ये केस 2 की एग्जांपल है जिसमें हम टेम्पररी इन्वेस्ट कर देते होते हैं। विल्सन रिसीव्ड 18 मिलियन, 5% सालाना, बैंक से लोन निकलवाया किस दिन, 1 जनवरी को। ओके, 1 जनवरी को ही हमने लोन निकलवा लिया, और ईयर एंड है हमारा दिसंबर। और क्यों निकलवाया, टू फाइनेंस अ स्पेसिफिक एसेट। सही है। और नॉट ऑल फंड्स वर रिक्वायर्ड इमीडिएटली, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो 18 मिलियन लोन था, इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया। कितना, 6 मिलियन सिर्फ। कितने पे, 2% पे। कब तक, जनवरी से मई। अच्छा, अब ये तो उसने लोन और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की है, कंस्ट्रक्शन के बारे में तो अभी बात ही नहीं की। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिगेन ऑन यकम मार्च, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, और कब तक चली, अप टिल दिसंबर। तो चलो ये तो हमें पता लग गया कि 2 मंथ्स नॉन कंस्ट्रक्शन के महीने हैं और 10 मंथ्स कंस्ट्रक्शन के हैं। तो देखते हैं कि P&L में कितना जाएगा और SOFP में कितना जाएगा।
तो जनवरी और फेब में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो 18 मिलियन लोन का 5%, ये 18 मिलियन इतना लोन था, पहले 2 महीने जाएगा किधर, P&L में। क्या इस दौरान कोई इनकम आई है? ये क्या था, फाइनेंस कॉस्ट। इस फाइनेंस कॉस्ट में से हम लोग इनकम को कम कर लेंगे। अगर इन दो, तो देखते हैं, हाँ आई है, क्योंकि जनवरी से मई तक हमने इन्वेस्ट किए रखा है, तो जनवरी और फरवरी में इनकम आई है। कितनी आई है? 6 मिलियन का परसेंट है। सही है, ये उसमें से हम लोग क्या, नेट ऑफ, तो आंसर आ जाए। अब असल की जो ये है कि कैपिटलाइज कितना होगा, दिसंबर 10 महीने है। और क्या इस कॉस्ट में भी, तो इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कितनी, 6 मिलियन, टू पर कितने महीने आते हैं, मार्च, अप्रैल और मई। मई में हमने पैसे वापस ले लिए, 3/12 कॉस्ट में से नेट ऑफ होगी और नेट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। ये नेट बोरिंग कॉस्ट जो P&L में गई थी। सही हो गया, ये एग्जांपल लाजमन कर लो। हम लोगों ने दो केसेस देखे हैं, और केस नंबर 3, केस नंबर 1 था विदाउट इन्वेस्टमेंट, केस नंबर 2 था विद इन्वेस्टमेंट। सही है, अब ये ना विदाउट इन्वेस्टमेंट है ना विद इन्वेस्टमेंट है, ये एक अलग किस्म का केस है कि कंस्ट्रक्शन फंडेड फ्रॉम जनरल लोन्स, फ्रॉम जनरल लोन्स अवेलेबल। पहले वाले केस में क्या था कि हमने स्पेसिफिकली एसिड के लिए वो लोन निकलवाया था, यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं निकलवाया, यहाँ पे पहले से लोन मौजूद थे। जैसे कि लोन 1 20 मिलियन का मौजूद था, 10% इसके टर्म्स थे बैंक के साथ। लोन 2 भी मौजूद था, हमने पहले से निकलवा के रखा हुआ था किसी और काम के लिए, जो भी हिसाब था, दैट इज नॉट कंसर्न हेयर। ये था 12% में। और एक फॉर एग्जांपल डिबेंचर भी था, जिसको लोन नोट कहते हैं, 7% लोन नोट भी था 10 मिलियन का। सही है, 7%। अब ये इतना फाइनेंस हमारे पास पहले से अवेलेबल है, 60 मिलियन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पे है। सही हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पे है। तो हमारे पास ढेर सारे लोन्स मौजूद हैं और डिफरेंट टर्म्स पे हैं वो। और इसी दौरान हमने कहा कि भाई एक एसिड बनाते हैं, और एसिड के लिए हम पैसे हम लोग फंड कर रहे हैं जनरल लोन्स से। सही हो गया, तो देखते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं कहता हूँ हमें एसिड के लिए चाहिए थे 35 मिलियन, हमारे पास 60 मिलियन मौजूद है, हमारे पास 25 मिलियन एक्स्ट्रा मौजूद है, तो ठीक है, हम ये पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन में।
तो 35 मिलियन तो कॉस्ट है। अब 35 मिलियन हमने जो पैसा इस्तेमाल किया है उस पर जो सूद अराइज हो रहा है, 35 मिलियन का जो सूद अराइज हो रहा है, और जितने महीनों की कंस्ट्रक्शन हुई है उतने महीने का कैपिटलाइज होगा। अब सूद कितना अराइज हो रहा है इस 35 मिलियन पे, हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता कि भाई कितना अराइज हो रहा है, क्योंकि 35 मिलियन हमने कहाँ से इस्तेमाल किया है, इस 60 मिलियन से। क्या ये 35 मिलियन मैंने 20 मिलियन यहाँ से और 15 मिलियन यहाँ से इस्तेमाल किया है, या 30 मिलियन यहाँ से और 5 मिलियन यहाँ से इस्तेमाल किया है? कहाँ से इस्तेमाल किया है? नहीं भाई, मैंने, पैसे तो सारे एक ही होते हैं, करेंसी तो एक ही होती है सारी। मैंने 60 मिलियन में से 35 मिलियन इस्तेमाल किया है। अब मुझे तो नहीं पता है कि 35 मिलियन कौन से वाले लोन से इस्तेमाल किया है। अगर पता होता तो हम उसकी कॉस्ट निकाल लेते कि कितनी बोरिंग कॉस्ट बनती है, कितना सूद बनता है। अगर हमें पता होता कि इसमें से 20 और 15 मिलियन हमने यहाँ से यूज किए से इस्तेमाल किए हैं, ये तो हमें नहीं पता। हमें इसके इस्तेमाल किया, किस का इशू चल रहा है, किस चीज का इशू चल रहा है, कौन से वाले इस्तेमाल किए। ताकि हमें पता चले और हम इस पैसों पे उसकी कॉस्ट निकाल सकें कि ये जो एसिड पे हमने ये 35 मिलियन लगाए हैं इसकी कॉस्ट क्या है। बात समझ आई है? ये इशू चल रहा है कि कौन सा रेट इस्तेमाल करें। तो हम लोगों ने क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूरे फंड्स में से वो 35 मिलियन इस्तेमाल किए हैं, तो हमें पहले पूरे फंड्स की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि कितनी कॉस्ट है। बात समझ आइए कि पूरे फंड्स पे कितनी कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी फंडिंग्स की एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज रेट निकाल लेंगे। बात समझ आइए? मैं एग्जांपल देता हूं अभी। अच्छा, इसी एग्जांपल को आगे लेके चलता हूं, फिर दूसरी एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूं। देखो, मैंने कहा एसिड की कॉस्ट है 35 मिलियन, और हमें चाहिए इस पे कि भाई कॉस्ट कितनी हम लोग कैपिटलाइज, कितना सूद बन, हम लोग वेटेड एवरेज रेट निकाल लेंगे। हम इस टोटल फाइनेंस की कॉस्ट की बेस पे, लोन की अमाउंट्स की बेस पे, उनकी कॉस्ट की बेस पे रेट निकाल लेंगे कि इस पूरी फंडिंग में एवरेज खर्चा कितना आ रहा है। तो देखते हैं, लोन वन था 20 मिलियन का, और टोटल लोन है, टोटल फंडिंग है 60 मिलियन, और लोन वन पे कितना खर्चा है हमारा, 10%। इसी तरह लोन टू 30 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल लोन 60 मिलियन इंटू लोन टू खर्चा प्लस प्लस मैं नीचे लिख रहा हूं, तीसरा लोन 10 मिलियन का था, टोटल लोन इंटू तीसरे लोन का खर्चा, वो लोन नोट का 7% था सूद, तो इसकी एवरेज निकालना, और एवरेज याद रखना 12% के नजदीक आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल फंडिंग में इसकी मिकदार ज्यादा है, ऑलमोस्ट हाफ है, और 7% वाले की मिकदार सही है, तो 12 के पास पास आएगा। तो मैं कहता हूं तकरीबन फॉर एग्जांपल कह लो 10.2 एवरेज। तुम रेट निकाल लेना, मैं वीडियो की टाइम कम रखने के लिए एस्टिमेट कर रहा हूँ कि 10.2 बनता है। सही है?
अच्छा, कैप्लन की इलस्ट्रेशन 8 है। इफ एन एंटिटी हैड, हमारे पास 10 मिलियन लोन है 6% का, तो ये लोन 1 हो गया। और 2 मिलियन भी लोन है एंड अ 2 मिलियन 8% लोन, तो लोन 2 भी है। 2 मिलियन 8%, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वुड बी, आपसे मांग रहा है क्या होगा वेटेड एवरेज रेट। मैं कहता हूँ कि आपके पास लोन अवेलेबल है 12 मिलियन, आपने इसमें से एसेट बनाना है 9 मिलियन का, तो 9 मिलियन तो एसेट की कॉस्ट हो गई। तो क्या ये पैसे हमारे अपने थे? नहीं, लोन यूटिलाइज किया। तो 9 मिलियन का जो सूद बन रहा है उसके लिए एवरेज रेट, ये देखो एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, एवरेज रेट, जो लोन बन रहा है उसका सूद वो निकालना पड़ेगा। सही है, ताकि हमारे पास टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू आए। तो वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं, लोन 1 डिवाइडेड बाय टोटल लोन इंटू लोन 1 का कॉस्ट, प्लस लोन 2 डिवाइडेड बाय टोटल लोन इंटू लोन 2 की कॉस्ट। तो ये एवरेज रेट बनेगा इसका 6.33। सही है, 6.33। ये क्यों 6.33 आया है, तो इसकी रीजन भी मैं बता रहा था कि देखो 6 वाला जो लोन था 6% वाला, उसकी मिकदार ज्यादा थी टोटल लोन में, तो 6 के करीब करीब आंसर आया है। और 8% वाला जो था, इसकी मिकदार बहुत कम है टोटल लोन में, तो इससे थोड़ा दूर दूर आया और 6 से नजदीक आया। देखो, एक लोन था 6, एक था 8, इसके करीब आता या इसके करीब, इसके ज्यादा करीब आया। क्यों? क्योंकि इसकी मिकदार टोटल लोन में ज्यादा थी। ये केस 3 की एग्जांपल थी और ये स्टैंडर्ड खत्म। अभी मैं कैप्टन की किट भेजता हूँ। अच्छा, ये मैंने किट में से एमसीक्यूज निकाले हैं, और ये एमसीक्यू नंबर 7 है बोरिंग कॉस्ट का। और ड्यूरिंग द करंट ईयर एन एंटिटी हैड इन प्लेस, एंटिटी के बाद पहले से है क्या? 1 मिलियन 6% लोन। ओके, तो लोन 1 हो गया 1 मिलियन और 6%। एंड एक और भी था 2 मिलियन 9% लोन। ये 1 मिलियन है, ये 2 मिलियन है, और ये कितने है? 9%। इट कंस्ट्रक्टेड अ न्यू फैक्ट्री विच कॉस्ट, अब फाइनेंस हमारे पास कितना था? 3 मिलियन। टोटल फाइनेंस 3 मिलियन है, जो कि डिफरेंट टर्म्स पे है। हमें सिर्फ 6 लाख रुपए चाहिए थे इस 30 मिलियन 30 लाख में से। इस 3 मिलियन 30 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए हमें चाहिए थे, सिर्फ 0.6 मिलियन चाहिए था हमें सिर्फ लोन। तो हमने 6 लाख रुपए इसमें से इस्तेमाल कर लिए। अब 3 मिलियन में से 6 लाख कंस्ट्रक्शन पे लग रहे हैं, 2.4 मिलियन नहीं लग रहे। तो ये तो इसका तो जितना भी सूद बनता है वो तो पीएनएल में जाएगा, वो तो कोई मसला नहीं है। इस पे जितना भी सूद बनता है, जितने महीने कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो कैपिटलाइज बाकी पीएनएल में। जो कंस्ट्रक्शन पे नहीं लग रहा वो तो डायरेक्ट जाएगा किधर? पीएनएल में। बट जो कंस्ट्रक्शन में लग रहा है वो कंस्ट्रक्शन के महीनों वाले में एसओएफपी में जाएगा। सही है, बाकी पीएनएल में जाएगा। तो देखते हैं कि कितना रेट कैपिटलाइज होगा। मैं कहता हूँ कि 6 महीने ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुई थी, क्वेश्चन में गिवन है। नहीं, 8 महीने क्वेश्चन में गिवन है, 8 महीने। सही है, 8 महीने कंस्ट्रक्शन हुई है। तो ये तो वैसे ही ना 12 के 12 महीने एसिड पे लगा ही नहीं है, तो ये पीएनएल में जाएगा। ये 8 महीने एसिड पे लगा है तो एसओएफपी में, और बाकी 4 महीने ये 6 लाख भी नहीं लगा, तो ये भी किधर जाएगा? पीएनएल में। सही हो गया। जो नहीं लगा पैसा वो सारे का सारा पीएनएल, जो लगे कंस्ट्रक्शन के मन एसओएफपी, नहीं तो वो भी पीएनएल में। तो अब अगला सवाल ये आता है कि भाई रेट कौन सा इस्तेमाल करें। रेट 6 भी है, 9 भी है, वेटेड एवरेज।
पहला लोन 1 मिलियन का, टोटल 3 मिलियन इंटू पहले की परसेंटेज। अच्छा पहले याद रखना, इनको मल्टीप्लाई, इनको डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करना 6% के साथ, प्लस दूसरा लोन, टोटल लोन इंटू 9% उसकी कॉस्ट। सही हो गया। तो यहां से क्या आएगा, वेटेड एवरेज रेट। इसका आंसर निकालो। एक दो दफा रिकॉर्डिंग सुनो, नहीं समझ आई तो बताओ मुझे। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 14 है कैप्लन का, गिलबर्ट टुक आउट। ये जो ऊपर वाली एग्जांपल थी ना MCQ 7, ये केस 3 की थी, सही है, जिसमें मल्टीपल लोन्स होते हैं। अब ये देखते हैं कौन सी एग्जांपल है। हमने 7.5 लोन निकलवाया, 10% इस पर सालाना सूद है। 1 जनवरी X6 को मांग रहे हैं हमसे ये, व्हाट आर दी टोटल बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, कितनी कैपिटलाइज होंगी। तो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन बिगेन फरवरी और ख़त्म हुई नवंबर। तो फेब्स को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, नवंबर को ख़त्म हुई, और नवंबर कौन सा, 30 नवंबर, मतलब नवंबर में भी हुई है कंस्ट्रक्शन। तो फेब मतलब लाइक जनवरी में कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और दिसंबर में भी नहीं हुई। सही हो गया। तो इन 2 महीनों का तो P&L में उसने कैपिटलाइज का पूछा, तो 10 महीनों का कैपिटलाइज होगा। कितना सूद है सालाना, देखते हैं। सूद वह है जी 7.5 मिलियन लोन का 10% सालाना सूद आ जाएगा, उसको डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, ये बन जाएगा क्या, फाइनेंस कॉस्ट, जो कि कैपिटलाइज होनी चाहिए। बट क्या इसमें कोई इनकम कमाई गई है, तो देखते हैं। एज नॉट ऑल फंड्स वर इमीजिएटली नीडेड, तो उसने क्या किया कि 2 मिलियन आउट ऑफ ये 7.5 मिलियन, 2 मिलियन उसने 4.5 रेट पे क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, जनवरी से लेके मई तक। अब जनवरी तो कंस्ट्रक्शन में नहीं आ रहा, तो इसमें जो इनकम भी आई है, फाइनेंस कॉस्ट भी आया है, इसमें जो इनकम भी आई है वो नेट ऑफ होके P&L में जनवरी में। जनवरी के बाद फेब शुरू हो गया, अब फेब में कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो क्या कोई इनकम आई है, यस, तो वो भी नेट ऑफ कर लो इसके साथ। कितनी आई थी, फरवरी मार्च अप्रैल, मई में नहीं आई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मई। तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ सिर्फ, कितना, 2 मिलियन, 4.5 रेट था, और जस्ट 3 मंथ्स। यहाँ पे जस्ट 1 मंथ, 1/12। देखो टोटल 4 मंथ्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बस मई में हमने नहीं इन्वेस्ट किया। तो 1 मंथ इधर 12 महीनों में से, और 3 मंथ्स इधर। याद रखना है जो 4.5 दिया हुआ होता है ये एनुअल रेट होता है, सही है। यहाँ पे भी क्या होगा, 2 मिलियन इंटू 4.5% इंटू 1 मंथ, 12 मंथ्स में से 1 मंथ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई तो P&L, बाकी कंस्ट्रक्शन हुई है तो कैपिटलाइज में से ये नेट ऑफ करके SOFP। ये केस नंबर 2 की एग्जांपल थी।